संचालन के 3 स्तर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, जिसमें से आज हम उच्च स्तर के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन स्तरों में किन किन का समावेश होता है। तो उच्च स्तर संचालन, मध्य स्तर संचालन और निम्न स्तर संचालन। अब नीचे आप उसकी आकृति देख सकते हो कि उच्च स्तर, तो उच्च स्तर में संचालन होता है संचालक मंडल का, मैनेजिंग डायरेक्टर का और जनरल मैनेजर का, जिसे उच्च स्तर कहा जाता है। फिर मध्य स्तर अर्थात जो अलग अलग जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं अर्थात कि विभागीय अधिकारी, धंधे में जितने भी अलग अलग विभाग है उनके जो अधिकारी है उनका समावेश कहाँ होगा, विभागीय अधिकारी में, जैसे कि क्रय विभाग, उत्पादन विभाग, विक्रय विभाग, एडवर्टाइजमेंट विभाग, कर्मचारी विभाग, वित्त विभाग। तो इन सभी विभाग के जो अधिकारी हैं उनका समावेश कहाँ होगा, मध्य स्तर पर। और निम्न स्तर अर्थात कि निरीक्षक, जॉबर और फॉरमैन। जॉबर और फॉरमैन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं काम लेने का। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी कर्मचारी का समावेश नहीं हो रहा है। तो ये सवाल भी कोर्ट में पूछा जाता है कि कर्मचारियों का समावेश किस स्तर में होता है। तो कर्मचारी का समावेश किसी भी स्तर में नहीं होता है। नॉर्मली बच्चे आंसर लिख देते हैं कि निम्न स्तर में होता है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्मचारी का समावेश किसी भी स्तर में नहीं होता है। तो सबसे एक बार फिर से हम देख लेते हैं संचालन के कितने स्तर हैं, टोटल 3। सबसे पहला उच्च स्तर, दूसरा मध्य स्तर और तीसरा निम्न स्तर। उसके बाद उसकी जो आकृति है वो कुछ इस तरह से रहती है। उच्च स्तर में किसका समावेश होता है, तो संचालक मंडल अर्थात कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो, एमडी और जनरल मैनेजर, और इसमें मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी अर्थात कि जो सीईओ होते हैं उनका भी समावेश इसी में होता है। उसके बाद मध्य स्तर, तो मध्य स्तर में किसका समावेश होगा, तो विभागीय अधिकारी, जो अलग अलग विभाग होते हैं वो, जैसे उत्पादन विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, कर्मचारी विभाग, वित्त विभाग, एडवर्टाइजमेंट विभाग। तो जो अलग अलग विभागीय अधिकारी होते हैं उनका समावेश किसमें होगा, मध्य स्तर में। और लास्ट है निम्न स्तर। निम्न स्तर अर्थात कि जिसमें निरीक्षक अर्थात कि सुपरवाइजर, जॉबर और फॉरमैन का समावेश होता है। जॉबर और फॉरमैन मतलब जो ठेकेदार होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो कर्मचारियों से काम करवाते हैं, उनका समावेश किसमें होगा, निम्न स्तर में। अब इसमें से एक और सवाल आता है जो सेक्शन बी में पूछा जाता है कि उच्च स्तर को और किस नाम से जाना जाता है। तो उच्च स्तर है वो सर्वोच्च स्तर, सबसे मेन स्तर, क्योंकि यहीं पर जो कंपनी के मालिक होते हैं, संचालक मंडल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ, मुख्य प्रबंध के अधिकारी, इन सभी का समावेश किसमें होता है, उच्च स्तर पर होता है। तो इसे सर्वोच्च शिखर कहा जाता है। दूसरा मध्य स्तर। मध्य स्तर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको अधिकारियों का स्तर कहा जाता है, क्योंकि इसमें अधिकारियों का समावेश होता है। और निम्न स्तर, तो निम्न स्तर को कार्यकारी स्तर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्य करवाया जाता है, बराबर। तो ये कौन सा स्तर हो गया, कार्यकारी स्तर। अब हम आगे बढ़ते हैं उच्च स्तर के कार्य, अर्थात जो पहला अभी हम देख रहे हैं तो कौन से कार्य हम देख रहे हैं, उच्च स्तर संचालन के, अर्थात कि जो उच्च स्तर पर संचालक मंडल है, मैनेजिंग डायरेक्टर है और जनरल मैनेजर, इनके क्या कार्य होते हैं धंधे में, बराबर। ये हमारे धंधे के ऐसे ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं, अर्थात कि जिसने धंधे की स्थापना की है। धंधे से संबंधित जो नीति विषयक निर्णय है वो निर्णय लेने का कार्य मोस्ट ऑफ किसका होता है, इनका। इन्होंने जो निर्णय लिए हैं वो अलग अलग विभागीय अधिकारी उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करवाते हैं, और विभागीय अधिकारी उसी काम को निरीक्षक अर्थात कि सुपरवाइजर, जॉबर और फॉरमैन के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा करवाते हैं। तो यहाँ पर इसके टोटल 9 कार्य हैं, बराबर। ये वाला सवाल भी आपको सेक्शन डी में पूछा जाता है, सेक्शन डी, और 3 मार्क्स में ये वाला सवाल पूछा जाता है। इसमें से आपको 5 मार्क्स के सवाल नहीं आते हैं, तो 3 मार्क्स में जब पूछा जाए तब भी आपको पूरे के पूरे 9 पॉइंट लिखना कंपलसरी होता है। आप इसमें से एक भी पॉइंट कम कर दें तो आपके बोर्ड में मार्क्स कट हो जाते हैं। और यदि आपको इस तरह से सवाल आए कि संचालन के स्तर लिखकर आकृति सहित समझाइए, तो आप क्या सोचोगे कि हमने आकृति लिख दी और बाजू में उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर लिख देंगे तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो 3 नाम है उसको अलग से डिस्क्राइब करना पड़ता है, इसका 1 मार्क्स होता है, और उसके बाद जो आप आकृति बना रहे हो इसके 2 मार्क्स होते हैं, बराबर। तो आप जब भी एग्जाम में सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, बराबर। तो यदि आपको सवाल है कि संचालन के स्तर लिखकर आकृति सहित समझाइए, तो संचालन के स्तर को पहले यहाँ पर अलग से डिस्क्राइब करने के बाद आप आकृति सहित समझाना, इसका 1 मार्क्स होता है और इसके 2 मार्क्स होती है, यदि ये सेक्शन डी में पूछा जाए तो।
और सेक्शन सी में पूछा गया है, अर्थात कि 2 मार्क्स में पूछा जाए तब आप सिर्फ आकृति बनाओगे तब भी आपको 2 में से 2 पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अंदर की चीजें आपको कंपल्सरी इस तरह से डिस्क्राइब करनी होगी और बाजू में उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर इस तरह से लिखना होता है। आगे हम बढ़ते हैं, जो उच्च स्तर के जो कार्य हैं वो सबसे पहला धंधे का उद्देश्य निश्चित करना। धंधे का हेतु क्या है, लक्ष्यांक क्या है, उस लक्ष्यांक को डिसाइड करने का काम किसका होता है, संचालक मंडल का, मैनेजिंग डायरेक्टर का और जनरल मैनेजर का। तो सबसे पहला है उद्देश्य निश्चित करना कि हम किस उद्देश्य से धंधे की स्थापना कर रहे हैं, हमारे धंधे का लक्ष्यांक क्या है, हमें क्या पूरा करना है। अगर हर महीने 1000 इकाई का उत्पादन करना है और सालाना 12000 इकाई का उत्पादन करना है तो हमारा लक्ष्यांक है, हम लक्ष्यांक डिसाइड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग विभागीय अधिकारी कार्य करेंगे। तो सबसे पहला है उद्देश्य निश्चित करना। दूसरा, धंधे के ट्रस्टी के रूप में यह कार्य करते हैं। ट्रस्टी अर्थात जो धंधे की स्थापना करते हैं, जो धंधे के नीति विषयक निर्णय लेते हैं, धंधे में ये धंधा किस तरह से चलाना है, कितना चलाना है, किस तरह से उसका विस्तार करना है, इन सभी चीजों के बारे में डिसीजन कौन लेता है, जो ट्रस्टी होता है वो। तो जो उच्च स्तर के जो लोग होते हैं वो क्या एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद जब ये संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर अपने में से एक मुख्य प्रबंध के अधिकारी का चुनाव करते हैं तो ये मुख्य प्रबंध के अधिकारी अर्थात कि सीईओ, जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहा जाता है, और उच्च अधिकारी की नियुक्ति करने का काम भी कौन करता है, उच्च स्तर। बराबर, उच्च स्तर पे जो भी अधिकारी हैं वो अपने में से एक सीईओ चुनते हैं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर और अधिकारी अर्थात कि मध्य स्तर पर कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, विभागीय अधिकारी कौन होगा, उत्पादन अधिकारी कौन होगा, क्रय अधिकारी कौन होगा, विक्रय अधिकारी कौन होगा, तो इनकी नियुक्ति करने का काम भी कौन करते हैं, जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं वो। तो इस तरह से पहला कार्य था उद्देश्य निश्चित करना, दूसरा एज ए ट्रस्टी के रूप में काम करना, तीसरा सीईओ और अधिकारियों की नियुक्ति करना। आपको एग्जाम में सेक्शन बी में पूछा जाता है कि सीईओ का फुल फॉर्म लिखिए, तो वहां पर आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी लिख सकते हो या तो आप इसका हिंदी लिखेंगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जब हम सीईओ और उच्च अधिकारी की नियुक्ति करेंगे तो उनको कुछ अधिकार और दायित्व भी सौंपने पड़ेंगे। तो किस अधिकारी का कितना अधिकार होगा और किस अधिकारी का कितना दायित्व होगा, वो दायित्व और अधिकार भी इसी स्तर के लोग सौंपते हैं। अर्थात जैसे कि क्रय विभाग के अधिकारी का दायित्व है कि उसे माल सामान खरीदना है, तो उसके पास अधिकार भी है कि वो जहां से चाहे वहां से माल सामान खरीद सकता है। विक्रय अधिकारी का दायित्व होता है, दायित्व अर्थात की जिम्मेदारी कि अधिक से अधिक माल सामान बिके, तो विक्रय अधिकारी के पास एक अधिकार भी है कि वो जिस प्रकार की पॉलिसी अपनाना चाहे, एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसी, तो उस प्रकार से कार्य कर सके। तो सीईओ और उच्च अधिकारी नियुक्ति करने के बाद उनके अधिकार क्या होंगे और उनका दायित्व क्या होगा, ये विभाजित भी कौन करते हैं, जो उच्च स्तर के संचालक होते हैं वो। उसके बाद विविध विभाग का अंदाज पत्र मंजूर करना, क्योंकि जब अलग अलग विभाग कार्य करेंगे तो अंदाज पत्र अर्थात जो उनके पैसे आवक और जावक का जो पूरा हिसाब रहता है, तो यदि मैंने क्रय अधिकारी बना दिया लेकिन मैंने अंदाज पत्र ही उनका अच्छे से पूरा प्रॉपर वे में नहीं किया, तो क्रय अधिकारी कभी भी अच्छे से माल सामान, रॉ मटेरियल्स उच्च गुणवत्ता वाला क्रय नहीं कर पाएगा। विक्रय अधिकारी विक्रय करने के लिए अच्छी पॉलिसी नहीं अपना पाएगा, अच्छे तौर पर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएगा। तो उनका जो अंदाज पत्र है, उनका जो खर्च और आवक का जो पूरा कैलकुलेशन है, उसे मंजूर करने का काम भी कौन करता है, उच्च स्तर के संचालक। उसके बाद धंधे से संबंधित जो कानूनी व्यवस्थाओं का पालन है, वो पालन करना और करवाना, ये दोनों काम भी किसका होता है, उच्च स्तर के संचालकों का। आगे का पॉइंट है व्यूहात्मक निर्णय लेना। व्यूहात्मक निर्णय मतलब धंधे किस फिलोसॉफी पर कार्य करेंगे, आगे वो किस तरह से काम करने वाले हैं। जैसे अभी मान लो हम सूरत में धंधा कर रहे हैं, तो हमेशा क्या सूरत में ही करना है कि 1 साल के बाद हमें अपने धंधे का विस्तार करना है। अभी हम जिस चीज को बेच रहे हैं आगे जाकर भी क्या उसी चीज को बेचना है कि उसमें भी कुछ बढ़ोतरी करनी है, हमारा व्यू क्या है, उस व्यू के उस फिलोसॉफी के आधार पर उस फिलोसॉफी को डिसाइड करने का काम भी किसका होता है, उच्च स्तर के संचालकों का। क्योंकि ये व्यू डिसाइड मध्य स्तर अधिकारी भी नहीं करेंगे और जॉबर, फॉरमैन और सुपरवाइजर भी नहीं करेंगे। ये व्यू धंधे का व्यू जो है, व्यूहात्मक निर्णय जो मेन निर्णय है, उनको
कौन लेता है? जो उच्च स्तर के संचालक होते हैं वो। उसके बाद है जटिल समस्याओं का समाधान करना। समस्या उत्पन्न कहाँ से होगी? निम्न स्तर से, क्योंकि कर्मचारी वहीं पर कार्य करते हैं। अब मान लो मालिक ने बोला हो कि हर महीने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, बट हमारे पास शायद वैसी यंत्र सामग्री ना हो, रॉ मटेरियल्स की कमी होती हो, कर्मचारियों की कमी हो, या वित्त की प्रॉब्लम आती हो, या तो सुपरवाइजर की प्रॉब्लम आती हो, कोई भी समस्या है, समाधान। अब इनकी जो समस्या है वो किसके पास आएगी? मध्य स्तर के पास। मध्य स्तर से अगर वो सॉर्ट आउट नहीं होगा तो उसका समाधान किसे लाना पड़ेगा? उच्च स्तर के अधिकारियों को। तो इस तरह से जो भी जटिल समस्या होती है, नॉर्मल समस्या का समाधान तो सुपरवाइजर, जॉबर और फॉरमैन ही ला देंगे, लेकिन कोई जटिल समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो उस प्रॉब्लम का समाधान किसको लाना पड़ेगा? जो उच्च स्तर के अधिकारी होंगे वो। उसके बाद है योजना का अमलीकरण और देखरेख करना। हमने जो योजनाएं बनाई हैं, व्यूहात्मक योजना, सुनियोजित योजना, कार्यकारी योजना, ये आगे आएगा आपके 5th चैप्टर में है ये पूरा। तो जो अलग अलग योजनाएं बनी हैं और वो योजना का अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं, जैसे कि व्यूहात्मक योजना, तो व्यूहात्मक योजना हमने जो व्यूह बनाया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, ये देखने का काम भी किसका होता है? उच्च अधिकारी का। उच्च अधिकारी सिर्फ काम सौंप देने से उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, लेकिन बीच बीच में रिपोर्ट्स मंगवा कर उसको डे बाय डे चेक करना पड़ता है। जैसे सालाना 12,000 यूनिट का उत्पादन करना हो, तो सालाना 12,000 यूनिट का उत्पादन करना है, तो साल खत्म होने के बाद यदि वो रिपोर्ट मंगवाएंगे तो शायद 12,000 यूनिट का उत्पादन ना हुआ हो, लेकिन सालाना 12,000 यूनिट बनाना है, मतलब महीने के कितने यूनिट बनाने हैं? 1000। तो यदि वो हर महीने रिपोर्ट लेंगे अपने कर्मचारियों के पास से, मध्य अधिकारियों के पास से, तो वहाँ पर वो अपने व्यू में चेंजेस कर सकते हैं, योजना में परिवर्तन कर सकते हैं और शायद और अधिक अच्छा योजना वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। 1000 यूनिट बनाना और उसके बदले ज़्यादा यूनिट का उत्पादन हो जा रहा है, तो उसका मतलब है कि हम 12,000 से ज़्यादा यूनिट का भी यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। तो जो भी योजना बनाई है उसकी देखरेख करना और उसको अमलीकरण करवाने का कार्य भी किसका होता है? उच्च स्तर के संचालकों का। उसके बाद है लाभ, डिविडेंड, आरक्षण और लाभ का पुनः विनियोग से संबंधित कार्य, कि धंधे में जो भी लाभ होगा वो किस तरह से वितरित होगा, क्योंकि हम डिविडेंड बांटेंगे, अपने जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनको कितना डिविडेंड बांटेंगे? पूरा डिविडेंड बांटेंगे, बोनस कितना बांटेंगे? आरक्षण का मतलब होता है धंधे में हम कितना आरक्षित कोष रखेंगे, आकस्मिक खर्च के लिए, फिर आकस्मिक प्रॉब्लम क्रिएट हो, हमें पता है कि हमारी मशीनरी 10 साल के बाद खराब हो जाएगी, 5 साल के बाद उसमें कुछ नया करना पड़ेगा, तो उसके लिए धंधे का मालिक अपने धंधे में से जो प्रॉफिट होता है उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचा के रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य अनामत, अर्थात कि आरक्षण। तो लाभ कितना बांटना है, डिविडेंड कितना बांटना है, आरक्षण कितना रखना है और हमारे लाभ का कितना पुनः विनियोग करना है, इन सभी चीजों का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ कौन ले सकता है? जो उच्च स्तर के संचालक होते हैं वो। ये मध्य स्तर और निम्न स्तर के अधिकारी इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकते कि कितना लाभ बांटा जाएगा लोगों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में, उनको कितना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा, सामान्य अनामत में कितनी रकम जाएगी, लाभ का पुनः विनियोग अर्थात कि जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसमें से डिविडेंड बांटने के बाद जो बचता है तो उसको बोनस में बांटना है कि उसको धंधे में री इन्वेस्ट करना है। तो ये पूरा का पूरा डिसीजन किसका होता है? जो धंधे के उच्च अधिकारी होते हैं उनका। एंड लास्ट पॉइंट, रिपोर्ट्स का अध्ययन करना और सूचना देना, कि ये जो कार्य किए हैं, बराबर, समस्या का समाधान कर दिया, व्यूहात्मक निर्णय ले लिया, उद्देश्य डिसाइड हो गया, ट्रस्टी के रूप में कार्य किया, अंदाज पत्र भी मंजूर कर दिया, तो लास्ट में जो भी ये कार्य कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स मंगवाना और रिपोर्ट्स मंगवाने के बाद यदि सही है उसका अध्ययन करना। अध्ययन मतलब हमने जितने इकाई का उत्पादन कहा था उतना इकाई का उत्पादन हो रहा है नहीं, समस्या कहाँ आ रही है, यदि हमने समाधान किया था तो फिर से कोई समस्या तो नहीं क्रिएट हो रही है। इन सभी चीज कर्मचारी काम करके यहाँ से रिपोर्ट्स किसके पास जाएगी? मध्य स्तर के अधिकारी के पास। मध्य स्तर के पास रिपोर्ट्स किसके पास जाएगी? उच्च स्तर के अधिकारी के पास। उसका अध्ययन करना और यदि उसमें लगे कि परिवर्तन करने जैसा है तो उसमें परिवर्तन करने का काम भी किसका होता है? उच्च स्तर के अधिकारियों का। तो इस तरह से आज हमने देखा संचालन के स्तर, जो कि आपको सेक्शन सी में और सेक्शन डी दोनों में पूछे जा सकते हैं। सेक्शन डी में पूछे जाएंगे तो आपको पहले तीनों नाम लिखने, उसके बाद आकृति ड्रॉ करनी है। और उच्च स्तर के संचालकों के कार्य, ये सेक्शन डी में पूछा जाता है, तो आपको ये पूरे के पूरे 9 पॉइंट लिखने